हम कंटिन्यूटी हम लोग डील कर रहे थे, अब कंटिन्यूटी को आगे पुश करते हैं अब थोड़ा ना। कल मैंने आपको बताया था कंटिन्यूटी एक्चुअली क्या होती है, तो मैंने आपको जितने भी मैंने आपको एग्जांपल दिए थे कंटिन्यूटी के, तो कुछ एक बेसिक एग्जांपल्स जो है कंटिन्यूटी के करस्पॉन्ड में, वो अभी अपन लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन तो मैं बता चुका हूँ कंटिन्यूटी का, कल का जो था वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, तब तक वीडियो पोस्ट कर देता हूँ मैं, से हो सकती है वो देख लेते हैं। जैसे सपोज मैं कुछ फिगर लेता हूँ आपके सामने, जैसे फिगर 1 कोई ग्राफ है, ये पूरी तरीके से कंटिन्यूस है हर जगह, ये है x इक्वल टू ए। इसी का अगर एक दूसरा ग्राफ देखें इसी के, तो ये कुछ ऐसा, ये इधर ओपन, ये कुछ ऐसा, ये x इक्वल टू ए। तीसरा अगर ग्राफ देखें, छह अलग अलग तरीके के केसेस हैं, ये इधर, ये ऐसा कुछ, ये आपका x इक्वल टू ए। अगला देखें तो ये कुछ ऐसा, ये हो गया। एक और पांचवा केस देखें तो ये कुछ, ये और ये इधर इधर हो। और ये छठा और आखिरी केस देखें तो ये कुछ ऐसा, ये ऐसा इनफाइनाइट पे जाते हुए, ये इनफाइनाइट पे, और ये है आपका x इक्वल टू ए, ये 0। अब देखिए आप, देखो ध्यान से देखिए, ये तो कंटिन्यूस है, इसका तो कहना ही नहीं है, ये कंटिन्यूस नहीं है। इसके कंटिन्यूस ना होने का रीजन क्या है, लिमिट देखिए, अगर x पर इधर से आएंगे तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोचिंग वैल्यू इधर की तरफ जा रही है, राइट हैंड साइड से आएंगे तो अप्रोचिंग वैल्यू इधर की तरफ आ रही है, तो इसकी तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। LHL तो इधर जा रहा है, ये पॉइंट आ रहा है LHL, और RHL के लिए ये आ रहा है, तो इसकी तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ये भी डिसकंटिन्यूस है, क्यों? क्योंकि लिमिट x टेंडिंग टू a f of x डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करती है ना। और x इक्वल टू ए पे ये फंक्शन भी डिफाइंड नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है ना, लिमिट इस पॉइंट पे अगर देखें तो RHL इस पॉइंट पे आ रहा है, LHL पर भी इसी पॉइंट पे आ रहे हैं, और यही पॉइंट फंक्शनल वैल्यू भी है। x इक्वल टू ए पर भी यही, ग्राफ पर भी यही पॉइंट आ रहा है। यहाँ देखिए, लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे तो इस पॉइंट पे जाओगे, राइट हैंड साइड से इस पॉइंट पे आओगे, और x इक्वल टू ए पे ग्राफ है ही नहीं आपका, ना इधर से आ रही है डेफिनेशन, इधर से देखिए, इधर लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे तो इस पॉइंट पे अप्रोच कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से आएंगे तो इस पॉइंट पे अप्रोच आ रहे हैं, लिमिट इसकी भी अप्रोच नहीं आ रही है, मगर इसकी ग्राफिंग, इसकी फंक्शनल वैल्यू ये आ रहा है, देखो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया इसका, इसकी जो फंक्शनल वैल्यू है वो ये है, क्योंकि यहाँ पर फिल हो रहा है ये। तो इसके लिए भी क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू a f of x, इसकी भी डज नॉट एग्जिस्ट है, नॉट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और इस पर आपका एफ ऑफ ए फंक्शन तो डिफाइंड है, एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन डिफाइंड है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इधर ये एक्स इक्वल टू ए है, ठीक है ना। इधर से अगर आप आएंगे तो इधर से इस पॉइंट पे अप्रोच कर रहे हैं, इधर से आएंगे तो भी इस पॉइंट से, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, मगर फंक्शनल वैल्यू इस पॉइंट पे आपका फंक्शन ही नहीं है, ग्राफ ही नहीं है, तो ये ब्रेक हो गया यहाँ पे। ये आपका कंटिन्यूस कब होता है, जब ये लिमिट इस पॉइंट पे आ रहा है, इधर से भी इस पॉइंट पे आ रहे हैं, और फंक्शन वैल्यू भी यहाँ पर ये फिल हो जाता, तब तो ये कंटिन्यूस हो जाता। मगर ये कंटिन्यूस नहीं है, क्यों? क्योंकि फंक्शन वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है इसकी। तो ये यस, इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, बस इसकी फंक्शन वैल्यू जो है वो लिमिटिंग वैल्यू के बराबर नहीं है। दैट मींस व्हाट, लिमिट x टेंडिंग टू a f of x इज नॉट इक्वल टू f of a। ये रीजन है। यहाँ बात करें तो अच्छा, x इक्वल टू a पे फंक्शन भी डिफाइंड नहीं है यहाँ पे, f of a। हाँ, अब यहाँ की बात करें तो लिमिट इसकी भी एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट इधर से भी एग्जिस्ट, यहाँ पे लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, x इक्वल टू a पे फंक्शन भी डिफाइंड है, मगर फंक्शनल वैल्यू ये है और लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पर है। तो इसके लिए क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू a f of x इज नॉट इक्वल टू f of a। इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें x इक्वल टू a पे वैल्यू ही नहीं है, x इक्वल टू a पर ग्राफ ही नहीं है, कोई वैल्यू देगा ही नहीं ग्राफ आपको। इसमें x इक्वल टू a पे फंक्शन तो डिफाइंड है, मगर ऊपर अलग डेफिनेशन ले रहा है यहाँ पे। इधर बात करें तो यहाँ पे अप्रोचिंग वैल्यू तो सेम है, मगर इन्फिनिटी है। यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू a f of x, इन्फिनिटी आ रही है लिमिट, जो कि डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी वो, है ना। तो इस इन चारों पांचों ग्राफों में ये अंतर है। तो इसमें क्या है आपके पास, फिगर 1 ओनली शोज द ग्राफ ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन। केवल ये जो हमारा पहला फिगर है ना, यही एक अकेला ऐसा है जो हमको एक कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ दे रहा है। अदरवाइज ऐसा कोई, ये बाकी के जो है, ये 2 3 4 5 6, ये सब आपके डिसकंटिन्यूअस है, या फिर ठीक है, x इक्वल टू ए पर ही कंटिन्यूअस नहीं है कोई भी।
चलिए आगे देखते हैं ना। तो हमारे पास कुल मिलाकर के हमारे पास जो मैथमेटिकल फॉर्मूला जो आया है लिमिट के रिगार्डिंग जो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं, ठीक है ना। फॉर म्यूलेटिव डेफिनेशन, थोड़ा अच्छे से, फॉर्मुलेटिव डेफिनेशन, फॉर्मुलेटिव डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बस इस ये जो अब लिखाया जाएगा इसको आपको केवल याद रखना है, क्या, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a, मतलब x इक्वल टू a पर फंक्शन की जो लिमिट आएगी ना, x इक्वल टू a पर फंक्शनल वैल्यू ये दोनों सेम होनी चाहिए, इक्वल टू अ फाइनाइट नंबर। फाइनाइट नंबर, नंबर को अच्छे से लिख देता हूँ, चलो क्वांटिटी कर देते हैं ना इसको, क्वांटिटी, अ फाइनाइट क्वांटिटी ये है। और इसको अगर थोड़ा और अच्छे से एक्सपेंड करके लिखें तो इसी को x टेंडिंग टू a प्लस, मतलब a की राइट हैंड लिमिट f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a इक्वल टू अ फाइनाइट क्वांटिटी, ठीक है ना। ये मैथमेटिक फॉर्मूला है। आगे जितने भी हम क्वेश्चन जो करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो इसी फॉर्मूले के ऊपर ही बेस्ड होंगे। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है तो प्लीज़ रिप्लाई कीजिए, अगर यहाँ तक कोई समस्या है तो फिर उस पर चर्चा करें ना। केवल इतना ही है बस, कुल मिलाकर के x इक्वल टू a पर आपकी जो लिमिट आएगी, जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। बस अभी तक तो इतना ही है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज़ रिप्लाई कीजिए, इसके आगे अदरवाइज बात करते हैं। बताइए प्लीज़, किसी बच्चे का मैसेज आया है? हाँ सर, संकेत को क्लियर। चलिए तो आगे देखते हैं अपना, चलिए अगला पेज आगे देखते हैं। चलिए कुछ नोट डाल के लिख लेते हैं, ठीक है। देखो पहला, if limit x tending to a f of x exist, then function may or may not be continuous। मतलब अगर x टेंडिंग टू a पर अगर आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन कंटिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे ये वाला हो गया, इस ग्राफ के थ्रू देखिए ये हो गया, देखिए ये यहाँ पर x इक्वल टू a है, ये यहाँ पर x इक्वल टू a के इधर से आप आइए तो इस पॉइंट पे आ रहे हैं, इधर से आएंगे तो भी इस पॉइंट पे आ रहे हैं, लिमिट एग्जिस्ट कर गई, मगर फंक्शनल डिफाइंड ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये कंटिन्यूस नहीं है इस केस में। मगर अगर इसी तरीके इसी का मिलता जुलता ये केस देखिए, अब आप ये x इक्वल टू a है, यहाँ पर इधर से आइए, इधर से आइए, लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और फंक्शन भी कंटिन्यूस है, ठीक है ना। अगला पॉइंट, इफ अ फंक्शन डिफाइंड, डिफाइंड ना, डिफाइंड function defined at x equal to a, then function may or may not be continuous। कुछ बच्चों को लगता है कि अगर फंक्शन x इक्वल टू a पे डिफाइंड है तो कंटिन्यूस ही हो जाएगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। जैसे ये देखिए, ये फंक्शन यहाँ पे, ये फंक्शन डिफाइंड है, x इक्वल टू a पे यहाँ डिफाइंड हो गया। और इस केस में अगर आप देखें ये और ये इधर ऐसे, ये x इक्वल टू है, इस केस में फंक्शन x इक्वल टू a पे डिफाइंड ही नहीं है, तब तो ये कंटिन्यूस नहीं है, समझ में आता है। मगर इस केस में फंक्शन डिफाइंड है, x इक्वल टू a पे ये यहाँ से वैल्यू ले रहा है फंक्शन, आपका फंक्शन डिफाइंड है फिर भी कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है ना। तो
और अगला और आखिरी नोट जो है, इफ लिमिट x टेंडिंग टू a f of x does not exist, DNE का मतलब does not exist, then function can not be continuous। तो फंक्शन आपका कंटिन्यूस नहीं हो सकता, ये गारंटी है इस बात की। ठीक है ना, आप इस बात को याद रख लीजिएगा। अगर आपकी किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, जैसे ये देख लीजिए आप, ये इधर से और ये इधर ऊपर ऐसे आ गया, या इन दोनों, इस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब है या तो ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है उस पॉइंट पे, या फिर अप्रोच भी कर रहा है तो इन्फिनिटी पर जा रहा है दूसरा, मतलब कुछ कुछ ऐसा, कुछ कुछ ऐसा। ये सपोज ये एसिम्प्टोट हो जाए, ये कुछ ऐसा, ये इधर जा रहा है ऊपर और एक्स इक्वल टू ए पे इधर से नीचे आ रहा है, ये है पॉइंट आपका x इक्वल टू ए, ये x इक्वल टू ए पॉइंट है आपका, ऐसा कुछ। ठीक है ना, तो कुल मिला के अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो ये कंफर्म सी बात है कि आपकी फंक्शन जो है फिर वो कंटिन्यूस नहीं हो सकता आपका। चलिए अगले अगला। अभी क्लियर है ना ये पेज? 3 नोट्स निकाय, सिंपल सिंपल नोट्स है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अगला एक नोट और, उसी नोट में अगला, ऑल पॉलिनोमियल। इसको करने से पहले एक चीज और थोड़ी अलग समझनी पड़ेगी। देखिए, अ फंक्शन will always be continuous in its डोमेन। एक फंक्शन अपनी डोमेन में हमेशा कंटिन्यूस होगा। तो प्रश्न ये उठता है कि जब सर फंक्शन अपनी डोमेन में हमेशा कंटिन्यूस है तो फिर ये पढ़ क्यों रहे हम? देखिए, कोई भी फंक्शन हो आपका, अपनी डोमेन में तो हमेशा सारे फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं। जैसे अगर मैं ये लेता हूँ 1/1 - x, अब आप देखेंगे इसकी अगर मैं बोल दूं आपसे डोमेन निकालने के लिए, तो आप लोग सब यही बोलेंगे सर r-1 केवल एक ही जगह पे डिफाइंड नहीं है, और ये इसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है। एक्चुअली फंक्शन कंटिन्यूस ही वहीं पे होता है जहां जो नंबर उसका डोमेन में नहीं होता है। अपनी अपनी डोमेन में हर फंक्शन कंटिन्यूस होता है। ठीक है ना, तो जैसे ये फंक्शन है अपनी डोमेन में हर जगह कंटिन्यूस है। अब फिर दोबारा बात होती है कि सर जब हर फंक्शन अपनी डोमेन में कंटिन्यूस होता है और जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होता है वो डोमेन में ही नहीं होता है, तो फिर ये डिसकंटिन्यूटी निकालने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? सिंपल यही चेक कर लेते हैं ना कि गिवन पॉइंट पे अगर जहाँ पे आपको उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, सिंपल देख लेते हैं वो पॉइंट आपका डोमेन में है या नहीं है, उसी बिहाफ पे बोल देंगे। अगर डोमेन में हुआ तो कंटिन्यूस है, अदरवाइज नहीं है। मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत अलग तरीके से बनेंगे, मैं अभी बताऊंगा आपको। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये अपनी डोमेन में इसमें कंटिन्यूस है। सिमिलरली ये एक फंक्शन है 1/x, इसकी डोमेन क्या होती है? इसकी डोमेन होती है आपकी r-0, ये भी अपनी डोमेन में कंटिन्यूस है। सिमिलरली एक तीसरा फंक्शन जो बहुत फेमस फंक्शन है, आप सबको पता है 10x, इसकी डोमेन क्या होती है? x आपका होता है r-2n+1 π/2। क्यों? π/2, 3π/2, 5π/2 पे 10x आपका नॉट डिफाइंड हो जाता है ना। तो ये अगर ये पॉइंट को हटा दिया जाए तो हर जगह कंटिन्यूस है, हर जगह फंक्शन कंटिन्यूस है आपका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला पॉइंट आएगा, ऑल पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक function are continuous in their domain।
ठीक है ना। मतलब ये सारे फंक्शन जो भी हैं, है ना, मेनली तो यही फंक्शन है हमारे कोर्स में, है ना। और भी कुछ फंक्शन जैसे GIF हो गया, GIF की अगर बात करें, GIF देखिए अब अपनी डोमेन में नहीं होता है, जैसे GIF अपनी डोमेन में कंटिन्यूस नहीं होता। देखिए जैसे f of x, ये हो गया GIF। अब इसकी डोमेन अगर मैं बात करूं तो इसकी डोमेन तो बेटा R हो गई। अब इसकी डोमेन अगर R हो गई तो ये अपनी डोमेन में हर इंटीजर पे ब्रेक हो रहा है ना। जैसे ये अगर मैं बोलूँ ये 1 है, ये 2 है, तो ये इधर ये ऐसे, और 2 पर फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, 1 पे यहाँ से, फिर ये ऐसे, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, ये ऐसे हो गया। ये 3 है ना, 3 पर इधर, हाँ ये 3 पर 2, ये 2 पर इधर, ये 3 पर सॉल्व, यहाँ होलो ले लेगा ये इधर आके 3 पे होलो, फिर ये इधर 3 पे, है ना। अब देखिए ये इसकी डोमेन तो इसकी R है, मगर ये देखिए हर इंटीजर पे ब्रेक हो रहा है, तो अपनी डोमेन में इंटीजर पे ब्रेक हो रहा है ये, है ना। तो ये जो सारे फंक्शन है ना, पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक, ये हमेशा अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस होंगे, है ना। बाकी और किसी फंक्शन के ऊपर ऐसा स्पेशलाइज्ड कमेंट नहीं किया जा सकता। जैसे अगर मैं आप बात करूं सिग्नम एक्स की बात करूं आपसे, सिग्नम ऑफ एक्स, जैसे एक्स मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ये आपके पास देखिए, इसकी अगर डोमेन में बात करूं तो इसकी डोमेन है R-0, जीरो पे नहीं है, ये अपनी डोमेन में कंटिन्यूस है। जीरो जीरो पर ये आपके पास जो है, मानते हैं चलो जीरो पे इसका ग्राफ ब्रेक होता है, मगर जीरो इसकी डोमेन में नहीं है ना, जीरो इसकी डोमेन में ही नहीं है। ये ऐसा ग्राफ आता है कुछ इसका, ये जीरो पे इधर ऐसा, ये इधर 1 1 पे होलो लेता है इधर पॉजिटिव के लिए, इधर नेगेटिव पे -1 पे होलो लेता है इधर के लिए। तो देखिए अपनी डोमेन में ये भी कंटिन्यूस है, मगर ये अपनी डोमेन में कंटिन्यूस नहीं है, ये अपनी डोमेन में कंटिन्यूस है, ठीक है ना। चलिए, तो आपको ये जो पॉइंट है याद रखना है कि सारे पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन अपनी अपनी डोमेन में ये सब हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। चलिए, ठीक है, चलिए अगला, इफ इफ एफ एंड जी आर टू function such that f and g both are continuous at x equal to a, x equal to a पे दोनों continuous है, then f of x plus minus g of x, ठीक है, k f of x, k for every k is any constant, k कोई भी constant है, ठीक है ना। एंड तीसरा, जैसे एक फंक्शन तो इसको f1 बोल देते हैं, f1x एक नया फंक्शन, इसको मैं f2x बोल देता हूँ ना। इसी तरीके से अगर f3x कोई एक नया फंक्शन, मतलब इन दोनों के जोड़, इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये नया फंक्शन बन जाएगा। किसी एक फंक्शन को k से मल्टीप्लाई कर जाए तो तीसरा फंक्शन बन जाएगा। और f3x ये अगर फंक्शन ले जो कि मेरे पास f of x अपॉन g of x, इसे इसको बाद में लिखते हैं, और f3x k इंटू जी ऑफ एक्स, के वही कांस्टेंट है, आर ऑल्सो कंटिन्यूअस न्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, एंड f4 ये नया फंक्शन f of x अपॉन g of x will also be continuous at x equal to a
if GA if GA is not equal to 0। देखिए अगर कोई फंक्शन है f और g, है ना, ये दोनों x इक्वल टू a पर कंटिन्यूस है, तो उनके एडिशन से जो फंक्शन बनेगा वो भी x इक्वल टू a पर कंटिन्यूस होगा, है ना। उनके मल्टीप्लिकेशन से भी अगर कोई क्वेश्चन फंक्शन बनेगा तो वो भी कंटिन्यूस होगा, वो भी लिखना भूल गया मैं, अभी लिख दूंगा। और उनके इस तरीके से के किसी प्रोडक्ट से अगर किसी प्रोडक्ट किसी कांस्टेंट से उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते तो वो भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। और ऐसा डिवाइड करके लिख देते तो भी, बट शर्त ये है कि जी एक्स आपका जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्स इक्वल टू ए पर जी एक्स जीरो हो गया तो फिर ये आपका जो है एक्स इक्वल टू ए पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा फंक्शन, तो फिर वो एक्स इक्वल टू ए पे कंटिन्यूस नहीं होगा, वो डोमेन से ही हट जाएगा वो पॉइंट आपका, है ना। और इसी में ही आगे लिख देता हूँ, एंड f5 f of x into g of x also be continuous at x इक्वल टू a। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, कुछ भी ऐसा नहीं है। कोई समस्या है इसमें तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज आगे मूव करें। प्लीज पूछिए अगर कुछ समस्या है तो। प्लीज पूछिए, कोई समस्या है तो पूछिए, अदरवाइज आगे चलें। क्या बात बोली मैंने, इफ f एंड g आर कंटिन्यूस फंक्शन देन इनके कंपोजिट फंक्शन होंगे वो भी हमेशा x इक्वल टू a पे कंटिन्यूस होंगे, है ना। या फिर हर जगह ही कंटिन्यूस होंगे, x इक्वल टू a पे क्या हर जगह ही कंटिन्यूस होंगे, x इक्वल टू a भी क्या लिखना। और कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं बताइए, f ऑफ x ये है, g ऑफ x ये है, तो फॉग ऑफ f ऑफ x इस तरीके से आता है, गॉफ ऑफ f ऑफ x इस तरीके से आता है। ये तो क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जिन लोगों ने फंक्शन की वीडियोस या जिन्होंने कंपोजिट फंक्शन नहीं उतने अच्छे से देखा है उनके लिए, अदरवाइज ये चीज़ तो मैं क्लियर करा ही चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इफ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इफ f एंड g ये दोनों फंक्शन है आर discontinuous at x equal to a, then f x plus minus gx या फिर fx into gx may or may not be continuous। yes, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। देखिए अभी तक अपन ने क्या देखा, मैंने बोला कि f अगर कंटिन्यूअस है, g अगर कंटिन्यूअस है, तो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स और एफ एक्स डॉट जी एक्स ये हमेशा कंटिन्यूस होगा, और एफ अपॉन जी मतलब एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स ये भी कंटिन्यूस होगा, बट जी एक्स आपका जीरो नहीं होना चाहिए बस एक्स इक्वल टू ए पर, तो ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा। मगर अब मैंने बिल्कुल उल्टी बात बोली, मैंने क्या बोला कि अगर एफ भी एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस नहीं है और जी एक्स भी आपका एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस नहीं है, तो भी इन दोनों का प्लस माइनस या फिर सब्ट्रैक्शन, इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो कंटिन्यूस हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने, एग्जांपल एफ ऑफ एक्स, इसको मैं बोलता हूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स, इसको मैं बोलता हूं जी आई एफ ऑफ एक्स। आप अच्छी तरीके से जानते हैं हर इंटीजर पे ये भी डिसकंटिन्यूस होता है, ये भी डिसकंटिन्यूस होता है, हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस होते हैं ये। मगर अगर मैं एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स की बात करूं, प्लस की बात कर रहा हूं मैं, इसका मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, और ये क्या होता है, ये इक्वल टू एक्स है, ये तो आपको पता ही होगा ना कि किसी भी फंक्शन का जी आई एफ ले लिया जाए और उसमें उसका फ्रैक्शनल पार्ट ऐड कर दिया जाए, तो ये आपके पास फंक्शन खुद ही अपने बराबर हो जाता है। फंक्शन में ये चीज़ भी बताई हुई है मैंने, कैसे ऐसा हो जाता है। जैसे मैं आपको बात बताता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ x इक्वल टू 7.9 लेता हूँ, इसका जी आई एफ लीजिए आप, तो जी आई एफ लेंगे इसका, तो ये कितना आएगा 7। अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट लीजिए आप,
तो ये कितना आएगा, 0.9 आएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये कितना आ गया, 7.9 आ गया, जो कि एक्स ही है। अरे सिंपल सी बात है, इसको कॉमन सेंस से देखो। अगर किसी फंक्शन का फ्रैक्शनल पार्ट जो भी आ रहा है उसमें अगर उसका इंटीग्रल पार्ट होगा तो वो फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा ना भाई। फंक्शन या तो आपका फ्रैक्शनल होगा या फिर आपका कंटिन्यू या फिर आपका इंटीग्रल होगा। अब उसके जितने भी फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं उसकी इंटीग्रल वैल्यू जो जो पॉसिबल है सब ऐड कर दी तो फंक्शन खुद इटसेल्फ हो जाएगा ना आपका, वो तो कंप्लीट हो गया फंक्शन आपका। तो ये है, देखिए आपका ये आपका GIF बोले हैं अपन या फ्रैक्शनल पार्ट बोले, ये दोनों आपके हर इंटीजर पे ये भी डिसकंटिन्यूस है, ये भी डिसकंटिन्यूस है। ग्राफ आप दोनों, इसका ग्राफ भी देखा है आपने, एक्स किसी भी इंटीजर पे ऐसा ग्राफ आता है, इसका 1 पे, फिर इधर ऐसा ये 2, ये इधर कुछ ऐसा ये 3। और GIF की बात करें तो इसका ग्राफ ये 0 पर 0 और ये 1 1 पर ऐसे होलो लेता है, फिर 1 पे इधर फिल होता है, फिर ये 2 ये 2 ये 2 पे इधर आता है और इधर फिल होता है, 2 पे इस तरीके से होलो फिल होता है, फिर ये 3 पर इधर जाके इधर होलो, फिर इस तरीके से फिल होता है। देखिए हर फंक्शन, तीनों फंक्शन आपके x इक्वल टू सारे इंटीजर्स पे, ये दोनों फंक्शन, ये फंक्शन एज वेल एज ये फंक्शन, देखिए हर 1 पर डिसकंटिन्यूस है, ये फ्रैक्शनल y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, ये डिसकंटिन्यूस है। सिमिलरली y इक्वल टू GIF ऑफ x, ये भी डिसकंटिन्यूस है। ये दोनों तो डिसकंटिन्यूस है, मगर इन दोनों को ऐड कर दिया तो देखो कंटिन्यूस हो गया ना कंटिन्यूस। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर मेरा फंक्शन fx और gx, अगर ये दोनों फंक्शन मेरे कंटिन्यूस है तब तो सोचने वाली बात ही नहीं है। मतलब इनके सारे ऑपरेशन, प्लस कर दो, इनको माइनस कर दो, मल्टीप्लीकेशन कर दो, इवन डिवाइड भी कर दो, बट डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ये सारे के सारे ऑपरेशन कंटिन्यूस हो जाते हैं। मगर अगर ये दोनों फंक्शन आपके डिसकंटिन्यूस है तब आप ये नहीं बोल सकते कि इनके सारे ऑपरेशन जो है वो डिसकंटिन्यूस होंगे, नहीं, तब फिर हो भी कंटिन्यूस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, दोनों केसेस पॉसिबल है। मगर अगर दोनों कंटिन्यूस है तब तो फिर कंटिन्यूस नहीं होंगे, है ना। ये एक बहुत अच्छा केस है आपका, ये तो एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, ये भी डिसकंटिन्यूस है, ये भी डिसकंटिन्यूस है, मगर इनको ऐड कर दिया तो इनसे जो फंक्शन बनता है वो कंटिन्यूस हो जाता है। और अगर इसकी बात करें एक्स की, तो ये तो y इक्वल टू एक्स है, तो हर जगह कंटिन्यूस होता है, ये तो सिंपल स्ट्रेट लाइन होती है, y इक्वल टू एक्स हर जगह ऑलवेज कंटिन्यूस। तो देखिए इसको इसको ऐड करते ही ये पूरा हमेशा के लिए कंटिन्यूस हो जाता है, ठीक है। चलिए क्लियर है बात, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए, आगे बढ़े, अदरवाइज कुछ समस्या है तो प्लीज़ बताइए, कोई समस्या है तो प्लीज़ रिप्लाई कीजिए, अदरवाइज आगे चलेंगे। कोई समस्या है तो रिप्लाई कीजिए प्लीज़, अदरवाइज आगे चलें। क्लियर है, संकेत को क्लियर है, यस। और बच्चे जो बैठे हुए हैं इसमें कौन कौन है, मैथिली आपको क्लियर है, आपको क्लियर है मैथिली, और भी हैं बहुत सारे, आर्या डारेकर आपको क्लियर है, अनुप्रिता चावन आपको क्लियर है, रिप्लाई कीजिए प्लीज़, मैसेज आया बच्चे का, यस मैथिली को क्लियर है, मैथिली को क्लियर, ठीक है। देखिए कुल मिलाकर के साथ एक बात, साफ सी बात, अगर f एंड g ये दोनों कंटिन्यूअस है तो इनके जो ऑपरेशन से जो फंक्शन बनेगा ना, एफ एक्स इंटू जी या एफ अपॉन जी, बस ये उस जगह पे ये जीरो नहीं होना चाहिए, बट ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये और ये तीनों कंटिन्यूअस होंगे। मगर अगर ये दोनों डिसकंटिन्यूअस है तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये और ये तीनों डिसकंटिन्यूअस होंगे, फिर इनके ऊपर कुछ भी हो सकता है। और मैं आपको एक और बता देता हूँ, IIT JEE में क्वेश्चन यहीं से ही आएगा, मतलब इस तरीके से फंक्शन आपको देखने पे लगेगा कि दो फंक्शन का ऐड हो रखा होगा और दोनों डिसकंटिन्यूअस होंगे गिवन पॉइंट पे, मगर आप वहां पर आप अगर ये बोल देख कर कोई ये बोल देगा कि यस फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस ही होगा, तो ऑब्वियसली वो गलती करेगा, वहां आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए और भी लिख लेते हैं, पॉइंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ये दिमाग घुमाने वाला, ये थोड़ा दिमाग घुमाने वाली बात है, ये पॉइंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। देखिए भाई पॉइंट, पहले तो पॉइंट फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन और रेंज उसमें केवल एक ही नंबर हो। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ये कोई एक पॉइंट आ जाएगा ऐसे, ये पॉइंट आ गया x इक्वल टू ए पर। अब आप कहेंगे सर फिर इसके लिए अगर ये आपके पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ये पॉइंट फंक्शन है,
तो सर ये तो फिर कैसे देखेंगे हम कि x टेंडिंग टू a f ऑफ x, ये फंक्शनल वैल्यू ये कैसे देखेंगे? तो मैं यहाँ पर फिर आपको बात बता दूं कि लिमिट हमेशा ग्राफ पर चेक करी जाती है। जैसे अगर मैं ये बात करता हूँ आपसे कि ये मेरे पास कोई ग्राफ है, ये बीच में x इक्वल टू a पे ब्रेक है, अगर मैं इसकी लिमिट चेक करूंगा तो मैं इधर से आऊंगा, ग्राफ के अलाउंग आना पड़ता है, इधर भी ग्राफ के अलाउंग आऊंगा, चेक करूंगा एक ही पॉइंट पे अप्रोच कर रहे हैं तो मैं बोल दूंगा लिमिट एग्जिस्ट कर गई। मगर बेटा मान के चलो इधर मेरे पास ग्राफ ही नहीं है, मतलब मेरे पास केवल वन साइडेड ही ग्राफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ मेरे पास, मतलब x इक्वल टू a पर मेरे पास वन साइडेड ग्राफ है, इधर यही ग्राफ है। तो अगर मेरे पास ग्राफ ही यही है तो मैं अगर इस पे अप्रोच भी करूंगा तो मैं इसको एक ही साइड से अप्रोच कर सकता हूँ, इधर से तो अप्रोच कर ही नहीं सकते। तो मैं ये नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अरे इधर ग्राफ ही नहीं है आपके पास आने के लिए, तो उस केस में हम क्या है ना, इसकी केवल वन साइडेड लिमिट चेक करते हैं। ये मैंने लिमिट में बताया, वन साइडेड लिमिट कब चेक करी जाती है? जब x इक्वल टू a के केवल किसी एक साइड ही फंक्शन आपका डिफाइंड हो। अब अगर मान के चलो पॉइंट फंक्शन होता है, वो क्या होता है, इस पॉइंट के दोनों साइड ही ग्राफ नहीं है, तो जब दोनों साइड ग्राफ ही नहीं है तो लिमिट चेक ही नहीं कर सकते आप, इसकी लिमिट चेक ही नहीं। अब इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, एग्जिस्ट तो तब वहां बात बोलूं जब आप चेक तो कर पाओ। ये केवल एक पॉइंट पे डिफाइंड है, आप अप्रोच ही नहीं कर सकते इधर आकर के क्योंकि ग्राफ ही नहीं है। तो पॉइंट फंक्शन की पहले लिमिट, अगर मैं बोलता हूं ना कि क्या पॉइंट फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो ये स्टेटमेंट ही बिल्कुल बेवकूफाना है, कोई मतलब नहीं है इस स्टेटमेंट का। क्यों? क्योंकि लिमिट उस फंक्शन की चेक करी जा सकती है जिसका ग्राफ एग्जिस्ट करता हो, किसी गिवन पॉइंट के एक तरफ या दोनों तरफ ग्राफ एग्जिस्ट करता हो, तब तो लिमिट हम चेक करें। अब वो पॉइंट फंक्शन है, केवल एक पॉइंट पे डिफाइंड है, उसका ग्राफ ही एग्जिस्ट नहीं करता दोनों तरफ। तो सबसे पहले तो लिमिट ऑफ पॉइंट फंक्शन ये एक गलत स्टेटमेंट है, इसकी लिमिट जो है वो होती, मतलब ये नहीं कह सकते कि निकाली नहीं जा सकती। इसकी लिमिट ये एक ही पॉइंट पे डिफाइंड होता है, जब एक ही पॉइंट पे डिफाइंड होता है तो इसके लिए लिमिट विमिट ऐसी कोई बात करना ही बेवकूफ़ी है ना। मगर हाँ ये कंटिन्यूस होता है। अब अगर बात करते हैं लिमिट की, तो क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है? तो यस इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, एक ही पॉइंट पे होता है इसका, एक ही पॉइंट पे इसका ग्राफ होता है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, और वो इसकी अप्रोचिंग वैल्यू भी वो खुद पॉइंट ही होता है, ठीक है ना। दूसरा, इसको ही अगर और अभी भी नहीं क्लियर कर पा रहे हो तो जैसे मैं एक फंक्शन लेता हूँ y इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं अगर x इक्वल टू जीरो रखूंगा तो ये आएगा। अब x को जैसे जैसे इंक्रीज करता हो जाऊंगा तो रूट के अंदर का नंबर बढ़ता जाएगा, तो ये ग्राफ भी बढ़ता जाएगा, ये ग्राफ आएगा आपका y इक्वल टू रूट एक्स का। अब मैं बोलता हूँ कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो रूट एक्स। अब बताइए आप, तो भाई अगर मैं जीरो की बात करता हूँ तो अगर मैं इधर से आता हूँ तो ग्राफ पे मुझे इधर आना पड़ेगा, मैं इधर से आ ही नहीं सकता, क्यों? ग्राफ ही नहीं है मेरे पास आने के लिए। तो इस फंक्शन की वन साइड लिमिट एक्स जो है वो चेक करी जाती है, और इस साइड से अगर मैं आऊंगा तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी, मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, वो कितना आएगा? जीरो आएगा। और जीरो पर इसकी फंक्शनल वैल्यू क्या, एक्स इक्वल टू जीरो रख दीजिए यहाँ पे, तो वो भी जीरो ही आता है, तो यस ये कंटिन्यूस हो गया आपका। इस केस में क्या है, इस केस में दोनों साइड ग्राफ नहीं है, तो दोनों साइड ग्राफ नहीं है तो क्या करते हैं, इसकी लिमिट नहीं चेक करी जाती है, और इसकी लिमिट जो होती है वो एग्जिस्ट करती है, वो पॉइंट खुद ही होता है, ठीक है। अब तो मैंने आई थिंक ओवर एम्फेसिस कर दिया, जो मुझे बताना था मैंने शायद ज़्यादा ही जोर देके बहुत बार बोल दिया, तो आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर होगा। अच्छा ये फंक्शन कैसा होता होगा देखने में, तो देखिए ये ऐसा, अंडर रूट वन माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वन। अब इसकी डोमेन देखिए, यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो x मेरा माइनस इन्फाइनाइट से वन तक कुछ भी हो सकता है, मतलब वन से x मेरा वन से बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब है x मेरा वन से ही बड़ा होना चाहिए, तो ये तो बोलता है x मेरा वन या वन से बड़ा हो जाए, और ये बोल रहा है x मेरा वन या वन से छोटा हो जाए। तो अगर इनका इंटरसेक्शन लूंगा तो क्या आएगा, x इक्वल टू वन ओनली, यही मेरे पास एक इसकी डोमेन का एक पॉइंट होगा, केवल एक ही पॉइंट पे डिफाइंड है ये x इक्वल टू वन। और x इक्वल टू वन में जैसे ही रखूंगा मेरे पास फंक्शन कितना आ जाएगा, ये मेरे पास f ऑफ वन इक्वल टू जीरो। अब चाहे इस फंक्शन को ऐसे लिख दूं या ऐसे लिख दूं, बात एक ही है, एक ही पॉइंट है। तो ये रहा x इक्वल टू वन और f ऑफ वन इक्वल टू जीरो, इसका ग्राफ अगर मैं खींचूंगा तो यही पॉइंट आ जाएगा बस, क्योंकि यही पॉइंट है आपका वन कॉमा जीरो, यही पॉइंट है ये जीरो। और अगर देखना चाहते हो तो ये भी इसका है, जैसे अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स। ये बोलता है एक्स पॉजिटिव हो जाए या जीरो, ये बोलता है एक्स नेगेटिव हो जाए या जीरो, तो इसका एक ही पॉइंट आएगा एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। और इसका अगर मैं ग्राफ बना दूं तो इसके ग्राफ में भी एक ही पॉइंट आएगा, और वो ये पॉइंट। देखिए ये होते हैं पॉइंट फंक्शन जो एक ही पॉइंट पे डिफाइंड होते हैं और ये कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? प्लीज प्लीज रिप्लाई कीजिए, क्लियर है? रिप्लाई कीजिए प्लीज।
क्लियर है? रिप्लाई कीजिए, क्लियर है? रिप्लाई करो भाई, हाँ बच्चों का मैसेज आ रहा है। मैथिली को क्लियर है, संकेत क्लियर है, संकेत को भी मैसेज आया था, क्लियर है संकेत को। अरे क्या ये दो ही बच्चे बैठे हैं क्या क्लास में? आप सब और लोगों को क्लियर नहीं है क्या? क्या कर रहे हैं आप लोग? रिप्लाई कीजिए, क्लियर है या नहीं है? चलिए चलिए अगला देखते हैं। कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, कुछ सिंपल एग्जाम्पल है ना, और उसके बाद जो है वो लेक्चर जो है वो ख़त्म करेंगे अपना। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, चलिए मैं एफ ऑफ एक्स, ये आपको गिवन है और इसके क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे हमेशा। फंक्शन आपको गिवन है कुछ ये कि cos x इंटू रेस टू द पावर कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, अब ऊपर आ नहीं रहा, cos x होल रेस टू द पावर कॉट स्क्वायर एक्स, ये कोट स्क्वायर एक्स है, ठीक है ना, और ये है आपका ई रेस टू द पावर माइनस 1/2। ये डेफिनेशन कब एक्टिव है? जब एक्स आपका जीरो नहीं है तब। ये डेफिनेशन कब एक्टिव है? जब एक्स इक्वल टू जीरो है। एक्चुअली यहाँ पर स्क्वायर टाइप नहीं हो रहा है, ये प्लीज़ ये स्क्वायर, इसको स्क्वायर कंसीडर करना है, ये कोट स्क्वायर एक्स है ऊपर, मतलब ये जो लिखा है ना मैंने, ये कुछ ये है कॉस एक्स होल रेस टू द पावर कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। अब सपोज इस फंक्शन की आपको लिमिट चेक करनी है। अब उसने फाइंड द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, फाइंड फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। तो देखिए भाई कैसे होता है ये क्वेश्चन, देखिए कंटिन्यूअस है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे। देखो अब उसने ये भी नहीं कहा कि आप किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करो इसकी, तो यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जब एक्स आपका जीरो नहीं है तो देखिए कॉस एक्स आपका क्या होगा, जीरो से लेकर के वन के बीच में कुछ ना कुछ नंबर होगा हमेशा। प्रॉब्लम सिर्फ जीरो पे। अच्छा जीरो पे क्यों है? अगर एक्स आपका जीरो हो गया तो ये हो जाएगा वन और ये हो जाएगा इन्फिनिटी, तो ये वन की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन रही है जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। इसलिए एक्स इक्वल टू गिवन पॉइंट पर आपके अगर इनफाइनाइट आ जाता है या कुछ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाती है तो वो पॉइंट पे आपका जो ग्राफ होता है वो कंटिन्यूस आ जाता है, डिसकंटिन्यूस हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू वन पे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है। जब एक्स इक्वल टू वन पे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है, उसके अलावा तो फिर हर जगह ये क्वेश्चन आपका जो फंक्शन है जो क्लियर होगा। फिर ये कहाँ पर होगा? फिर अगली बार कभी जब ये वन हो रहा होगा, जैसे और भी है, ये कोट स्क्वायर एक्स है, ये आपका आगे जाकर के टू पाई पे फिर से सेम सिचुएशन क्रिएट होगी। एक्स जैसे ही आप टू पाई करेंगे तो वहां पर भी ये वन रेस टू द पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। कॉट टू पाई भी आपका तो जो होता है कॉट स्क्वायर जो टू पाई, वो भी आपका जो होता है वो इन्फिनिटी की तरफ ट्रेंड करेगा। तो यहाँ पर दिक्कत क्या है? यहाँ पर दिक्कत ये है कि एक्स इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करो, एक्स इक्वल टू टू पाई पर चेक करो। तो हम क्या करेंगे ना, केवल एक पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। अगर जीरो पर अगर इसकी कंटिन्यूटी मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू इसकी फंक्शनल वैल्यू पर इक्वल आ गई तब तो ये जीरो पर कंटिन्यूस हो जाएगा, और अगर जीरो पर कंटिन्यूस हो जाएगा तो टू पाई पर, फोर पाई पर, एट पाई पर, हर जगह कंटिन्यूस हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसकी लिमिट चेक करूंगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। अब एक्स टेंडिंग टू जीरो, जीरो नहीं है जीरो पर, तो जीरो पर कहाँ से, जीरो प्लस और जीरो माइनस, एक्स इक्वल टू जीरो पर तो ये तो फंक्शनल वैल्यू मतलब एफ ऑफ जीरो तो ये गिवन है आपको, देखिए। और अगर एक्स टेंडिंग टू जीरो की बात करूंगा तो जीरो प्लस और जीरो माइनस, जीरो प्लस और जीरो माइनस कहाँ से कवर होंगे, यहाँ से। तो उसका मतलब अगर लिमिट निकालनी है तो इस फंक्शन की निकलेगी आपकी। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स। तो वन रेस टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल होल्ड टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, पावर पावर कितनी है, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू बेस माइनस वन, कॉस एक्स माइनस वन, कितना हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, ये माइनस बाहर निकाल रहा हूँ मैं, क्यों निकाल रहा हूँ अभी पता पड़ जाएगा, एक्स टेंडिंग टू जीरो कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस वन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्सपोनेंशियल ऑफ लिमिट माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। अच्छा मैंने माइनस बाहर लिया तो इसको फ्लिप नहीं किया, ये फ्लिप होगा, वन माइनस कॉस एक्स। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वन माइनस कॉस एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्सपोनेंशियल
माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। अब मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ, तो ये 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। क्यों एडजस्ट कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे लग रहा है सिंपल सिंपल फॉर्मूले में आ रहा है एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन 10 एक्स अपॉन एक्स, ये ऐसा। अब देखिए, ये भी मेरे पास स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, ये भी 1 अपॉन ये, अगर लिमिट अप्लाई करूं तो इस पे दोनों पे अप्लाई हो जाएगी सिंपल फार्मूले में। तो कर देते हैं एक्सपोनेंशियल माइनस, ये लिमिट गई अंदर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये, और 1 अपॉन लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 10 एक्स अपॉन एक्स, और ये स्क्वायर, ये। अब दोनों इस पे फॉर्मूला होता है, ये तो होता है 1/2, 1/2 इंटू ये 1, और ये अपॉन ये तो 1 होता है, ये आ गया 1। कितना आया? एक्सपोनेंशियल ऑफ -1/2, और वो कितना होता है? e की पावर -1/2। ये आ गई मेरे पास लिमिट। क्या यही मेरे पास फंक्शनल वैल्यू है क्या? यस, ये फंक्शनल वैल्यू यही दे रखी है। इसका मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स, ये तो आपके एफ ऑफ जीरो आ गया फंक्शनल वैल्यू के बराबर। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा आपका। ये सबसे पहला एग्जाम्पल है कंटिन्यूटी का। क्लियर है? रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए। क्लियर है? रिप्लाई कीजिए। क्लियर है? ये दो ही बच्चों को क्लियर है बस, या तो ये मैथिली को क्लियर है या संकेत को क्लियर है। चलिए ठीक है, तो आप ही दोनों से मैं बात कर लेता हूँ। क्लियर है तो ठीक है, इसका वीडियो थोड़ी देर में अभी आपके पास आ जाएगा लिंक, बाकी कल देखते हैं। थैंक यू गाइस।